हम लोग ये टीचिंग एड के बारे में और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज वो थोड़ा सा और बाकी था, उसी को कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरे वाले टॉपिक पे जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ टीचिंग एड, जो मॉडर्न टीचिंग एड है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, है ना। अभी मेरा साउंड मतलब मैं अनम्यूट किया हूँ ना अपने आप को। हाँ हाँ ठीक। यस सर, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। अभी 36 37 लोग हुआ। एक मिनट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन है अभी? सर देखो था, कोई कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड आप लोग को पता होगा, कितने लोगों को एक्सपीरियंस है उसका? हमारे कॉलेज में भी इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, जो बीएड का क्लासरूम है, जो ऊपर वाला है ना, सेकेंड फ्लोर में, वहाँ एक इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। और एक जो है वो कंप्यूटर लैब में भी। बात ये है कि हम लोग उसको फुली यूटिलाइज तो करते नहीं हैं। बीएड के स्टूडेंट लोग को थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया दिया जाता है, एक दो दिन के लिए वो जो एक्सपर्ट हैं वो आते हैं और वो थोड़ा बहुत बताते हैं। लेकिन अगर आप किसी लोगों ने स्कूल में काम किया होगा, खास करके जो सुन रहे हैं आप लोग? यस हेलो। सर। यस सर। ये स्लाइड यस दिख रहा सर, है? हम सुन रहे हैं। स्लाइड दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो यस जो सर। लोग, हाँ ठीक, जो लोग आप लोग स्कूल्स में काम किए होंगे, और खास करके जो आपका शहर के स्कूल सब में, जो प्राइवेट स्कूल सब हैं, उसमें आपको इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड शायद मिला होगा। किसी ने एक्सपीरियंस किया? आप लोग में से किसी ने एक्सपीरियंस किया उसको? अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। नो सर। सर जैसे कि स्क्रीन चेक करते हैं, वहाँ भी व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन देता है सर। तो उस व्हाइट बोर्ड में बहुत सारा ऑप्शन रहता है, कलरफुल, जिस तरह से लेके आप हाँ हाँ, मतलब वो तो ड्राइंग मैं भी बात करते करूंगा, हैं, क्या लिख भी क्या सकते हैं, बना भी क्या रहता है सकते वो हैं। तो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आप लोग में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया इसको? लगता है कोई नहीं सर। हाँ नहीं ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं किए हैं तो इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, सर वर्क किए थे सर, ये आर्मी स्कूल में इंटरव्यू के लिए गए थे तो किए थे, थोड़ा देर के लिए डेमो देना था इस हाँ, पे। बात ये होता है कि ज़्यादातर वो बहुत कॉस्टली होता है, और उसको कॉस्टली तो है, लेकिन अगर मान लीजिए उसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो लगता है, कोई भी मान लीजिए उसको कोई स्कूल में इन्फोसिस उसको लॉन्च मतलब उसको मैनेज करता है, किसी में NIIT उसको मैनेज करता है, किसी में विप्रो है, और बहुत सारे दूसरे भी हैं, एजुकॉम और बहुत सारा। तो वो लोग तो अपना ईयरली है, और उन लोग का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, मेंटेनेंस चार्जेस, वो तो वो लोग लेते हैं। लेकिन हमारा भी काम है कि उसको यूज़ करें, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए। हर बार हम लोग भी कॉलेज में हमेशा सोचते हैं कि उसको यूज़ करें। तो हम देखिए, एग्जाम्पल तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग यूज़ किए हैं कि नहीं किए हैं, तो एग्जाम्पल तो हमारे यहाँ से सेट होना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी हमको लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा यूज़ करने के लिए आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है। और अगर कभी कोई आते हैं तो एक दो दिन के लिए बताते हैं, बच्चे को ओरिएंट करते हैं, जस्ट थ्योरेटिकली उनको बताया जाता है कि इसमें ये मॉड्यूल है, इसमें वो मॉड्यूल है, डिफरेंट मेथड्स के उसमें मॉड्यूल सब रखा हुआ है, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, सोशल साइंस का, और उसको बताया जाता है कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको एक्सप्लोर करने के लिए मौका तो बच्चों को नहीं मिल पाता है। टीचर लोग भी नहीं कर इतना ये करते हैं। तो आप क्या होता है कि ऐसा है, ज़्यादातर इंटरनेशनल स्कूल्स में मैंने देखा है कि वहाँ तो कंपलसरी है एक तरह से। तो वो एक तरह से टच स्क्रीन की तरह आपका इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड काम करता है। वो जैसे टच स्क्रीन इसका होता है मोबाइल का हो, या जैसे टच स्क्रीन लैपटॉप में भी है, उसी तरह से उसमें भी टच स्क्रीन का ऑप्शन सब है। वहीं से आप
किसी फोल्डर को आप खोल सकते हैं, किसी फोल्डर में कुछ लिख सकते हैं, किसी फाइल में कुछ लिख सकते हैं, और सारा चीज़ क्रिएट करना, एक पर्टिकुलर बुक को खोज के निकालना, एक वीडियो को ओपन करना, तो ये सारे चीज़ हमारा इसके ऊपर आपका व्हाइट बोर्ड, अभी मैं कोई और एक टर्म खोज जाता है कि टेक्नोलॉजी में इतने सारे ऐप्स हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक CIT का वर्कशॉप कर रहा था, वहाँ पे एक मॉड्यूल कैसे डिज़ाइन होता है, वो बहुत सारे मॉड्यूल्स जो हैं, ये जितने भी सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, NIIT हो जाए, आपका LCC हो जाए, विप्रो हो जाए, इन्फोसिस हो जाए, ये कंपनीज जो है लर्निंग मॉड्यूल सब इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड के थ्रू स्कूल सबको प्रोवाइड करती है, स्कूल्स में ज़्यादातर है, और वो एक आइडियल की तरह यूज़ होता है। मान लीजिए कि कुछ एक दो क्लासेस में लग गया है। इंटरनेशनल स्कूल में तो मान लीजिए जो एक्चुअल इंटरनेशनल स्कूल है, किसी स्कूल का नाम इंटरनेशनल स्कूल रख देने से वो इंटरनेशनल स्कूल नहीं हो जाता है। इंटरनेशनल स्कूल के जो मानक है उनको पूरा करता है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे भी जहाँ वहाँ आते हैं, और जो एक बार पूरा ईयर का पैकेज वहाँ दिया जाता है, जिसमें उनका रहना, खाना और सारा कुछ, और डिफरेंट टाइप के कोर्सेस वो करते हैं, कुकिंग का, तो हॉर्स राइडिंग का, तो स्विमिंग का, तो पूरा एक पैकेज होता है। तो वो ऐसे स्कूल्स में इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड एक मतलब यूजुअल वे में मतलब हमेशा हर क्लास में आपको मिलेगा और वहाँ यूज़ करते हैं। तो ये आपका ये है कि हम लोग ये कितना इसको यूज कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा टीचिंग एड है। बच्चे इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में और चीज़ों को अच्छा से समझ सकते हैं। एक तरह से हमारे जो डिफरेंट मोबाइल ऐप्स हैं, बायजूस हो गया और जो दूसरे भी हैं, वो समझ लीजिए कि मोबाइल्स में है, लेकिन ये एक बोर्ड में ही आप इंटरेक्शन करके चीज़ों को आप बच्चों को दिखा सकते हैं। द इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड अलाउज फॉर प्रिंटिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, पेस्टिंग फ्रॉम द बोर्ड. It comes with a software and teaching resources that aids the teacher and effectively enhance learning and increase understanding among students. It allows for group work among students, replacing paper poster presentation. It integrates a variety of media content into the lecture. ठीक है, तो ये आपका जो डिफरेंट टाइप के पेपर पोस्टर प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ को भी हेल्प करता है। मतलब स्टूडेंट मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन करना चाहता है, स्टूडेंट अपना कुछ बना के प्रोजेक्ट लाया है, उसको भी वो अपना उस स्मार्ट बोर्ड के थ्रू प्रोजेक्ट में प्रेजेंट कर सकता है। तो ये एक मॉडर्न टीचिंग एड में आता है। अब अगर हम लोग बात कर दें कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स बट विथ इंटरनेट, आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो इंटरनेट के साथ ही सोचते हैं। तो अपने आप में ही वो रिप्लेसमेंट है सारे टीचिंग एड का, है ना। इसमें आपको बुक्स मिलेंगे, आपको मटेरियल्स मिलेंगे, रिसोर्सेस, रिसर्चेस आर अवेलेबल ऑनलाइन फॉर बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स। टीचर्स के लिए भी एक तरह से वो टीचिंग एड है, लर्नर्स के लिए भी एक टीचिंग एड है, उनका टाइम बचाता है। डिफरेंट टाइप्स के ई बुक्स आप देख सकते हैं, लाइब्रेरी विजिट कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन जाके बुक्स खरीद भी सकते हैं। यूजफुल वेबसाइट्स आपको है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं किसी लेसन को पढ़ाते समय। उस वेबसाइट का लिंक सब अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो उस वेबसाइट के साथ बच्चे अपने नॉलेज को और एनहांस कर सकते हैं। लर्नर्स कैन इवन कंटिन्यू प्रोजेक्ट डिस्कशन आउटसाइड देयर क्लासरूम। तो क्लासरूम के 5 घंटा 4 घंटे के जो आपका लिमिटेशन है, उससे बाहर जाके भी बच्चे कंप्यूटर भी, अगर इंटरनेट के साथ कंप्यूटर है तो वो अपने लर्निंग को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लोग अपना माइक म्यूट कीजिए। सर वो प्रियंका ज्वाइन करना चाहती है। ठीक है, कहाँ उसका दिख रहा है, आया ही नहीं है। वो उनका नहीं हो रहा है, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो अभी बोलिए, ट्राई करने। यस सर। कितने 37 लोग हैं, कौन कौन नहीं है? एक प्रियंका बोल रही हो, और एक चंदन हो गया, एक प्रियंका, और एक कौन है?
39 ही तो है हम लोग, क्या टोटल 39 है, उसमें से आप एक है, तो प्रियंका और चंदन हो नहीं गए नहीं 2 जन। नहीं नहीं मेरा 2 दिखाता है। सर का 2 है। अच्छा हाँ ओके हाँ। तो आपको और एक कौन है? अरुंधति है, अच्छा ओके। अरुंधति तो है, ठीक है देख लीजिए आप। तो उसका क्यों नहीं हो रहा है, उसको तो हो जाना चाहिए। चलिए मैं अगर वो लिंक आने से तो मेरे को आवाज़ आता है तो मैं फिर से उसको ज्वाइन कर लूँगा। तो कंप्यूटर के साथ मैंने बोला था कि कंप्यूटर जो है वो अपने आप में ही बहुत मल्टीटास्किंग टीचिंग एड की तरह काम कर सकता है। उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं। प्रोवाइड्स और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स स्पेशलिस्ट कैन जॉइन डिस्कशन ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, आजकल तो हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग भी है, वेबिनार्स हम लोग देख रहे हैं, वेबिनार सर आजकल ऑर्गेनाइज हो रहा है, और स्पेशली डिज़ाइन ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, कोर्सवेयर जिसका बात आप लोग सुने होंगे CC8 में। कोर्सवेयर जो है वो कहीं ना कहीं आपका इसमें शामिल आपको मिलता है ना। कोर्सवेयर आप लोग पढ़ लिए हैं कि अभी नहीं पढ़े? CC8 में है, नहीं पढ़े हैं सर। हाँ अभी नहीं पढ़े हैं। तो ये कोर्सवेयर जो है वो भी हम लोग का अवेलेबल मिलता है। जो फ्री कोर्सवेयर हैं वो सब मुफ्त है ना, और ऐसे बहुत सारे कोर्सवेयर हैं जो कि आपका पेड वाले भी हैं। तो ये सारे भी आप फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं अगर कंप्यूटर है और इंटरनेट के साथ है। लाइव स्ट्रीम मल्टीमीडिया, लाइव स्ट्रीमिंग सब जो है वो भी आपका आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, जिसके द्वारा हम लोग लर्नर्स को हेल्प कर सकते हैं पढ़ने के लिए, है ना। बहुत सारे लाइव लेक्चर्स आजकल आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक लाइव पे, है ना। मैंने लिंक शेयर किया था, और हर दिन कोई ना कोई प्रेजेंटेशन, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर सब जो हैं उनका प्रेजेंटेशन चल रहा है। अभी आप लोग के साथ फादर इग्नेशियस शेयर किए थे, डॉक्टर रजनी रंजन सिंह का प्रेजेंटेशन है शायद 3 तारीख को, और आज या कल में एक प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव है उनका प्रेजेंटेशन है। तो ये लाइव लेक्चर्स, और पटना यूनिवर्सिटी के खगेंद्र सर हैं उनका भी लाइव लेक्चर सब वहाँ आता है। तो ये इसका एग्जांपल है लाइव स्ट्रीम मल्टीमीडिया का, जहाँ पे आप लेक्चर्स, प्रेजेंटेशन और प्रोग्राम्स आप लाइव देख सकते हैं और अपने सवालों को पूछ भी सकते हैं। यू कैन गो फॉर चैट ऑप्शन, चैट में जाके अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका एक तरह से टीचिंग एड की तरह यूज़ हो रहा है, मॉडर्न टीचिंग एड है। या ज़्यादातर अगर हम इसको एग्जांपल में डालें तो इंस्ट्रक्शनल मीडिया के रूप में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन, आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दिस, आप जानते हैं ये सबसे ट्रिवियल है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, मैं भी अभी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आपका एक इस तरह से मैंने बोला कि टीचिंग एड का मतलब एक साधारण एग्जाम्पल चार्ट पेपर होता है, उसी तरह से आज के डेट में अगर हम लोग बात करते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो यू शुड हैव वन ट्रिवियल, जान सकते हैं कि आपके पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी होगा साथ में। तो इस तरह की बात है जो कि हेल्प करता है आपके लर्निंग को और एनरिच करने में, बच्चों को समझाने में, एग्जाम्पल्स देने में, पॉइंट्स को क्लियर करने में, रिकैप्चुलेट करने में। तो डिफरेंट टाइप्स के एंगल से अगर आप देखेंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द पावरफुल एंड मोस्ट पॉपुलरली यूज मीडिया टीचिंग एड्स के रूप में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो। मल्टीमीडिया, जो मैंने ऑलरेडी बात किया था, मल्टीमीडिया जैसा कि नाम में ही है, जिसमें एक से ज़्यादा मीडिया इन्वॉल्व हो। सिर्फ ऑडियो है तो वो मल्टीमीडिया नहीं कहलाएगा, ऑडियो के साथ एनिमेशन, ऑडियो के साथ वीडियो है तो वो मल्टीमीडिया कहलाएगा, ऑडियो वीडियो के साथ टेक्स्ट है वो मल्टीमीडिया कहलाएगा, ऑडियो वीडियो के साथ एनिमेशन है वो मल्टीमीडिया कहलाएगा। तो डिफरेंट मीडिया को जब हम लोग जोड़ के एक व्हाट यू से पैकेज बनाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा एक टीचिंग एड के थ्रू यूज हो सकता है। और ये भी हम लोग आजकल बना रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के मल्टीमीडिया पैकेजेज। आज स्कूल सब में जो हम बंद पड़ा हुआ है स्कूल सब, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट टीचर्स लोग मल्टीमीडिया पैकेजेस का
डिज़ाइन करके बच्चों को भेज रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ कॉन्टैक्ट में रहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मल्टीमीडिया पैकेजेस जो है वो इनको इसमें हेल्प करता है। वो खुद से भी डिज़ाइन कर रहे हैं, और इसमें भी जो टीचर्स पहले टेक्नोलॉजी से इतना भागते थे, आज डिफरेंट टाइप्स के मल्टीमीडिया पैकेजेस वो लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, और दिन पर दिन ये और बेहतर होने की संभावना है। और एक अच्छा वे है जिससे कि टीचर स्टूडेंट के साथ आप जुड़े रहें और स्टूडेंट्स तक। और देखिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ ए डिफरेंट प्लेटफॉर्म। वो स्टूडेंट इतने मैच्योर होते हैं कि वो टीचर्स क्लासेस नहीं हो रहा है तो भी वो ऑनलाइन जाके लेक्चर्स यूट्यूब पे देख के और इस डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको स्कूल के साथ जोड़े रखना, उनको लर्निंग के साथ जोड़े रखना, वो आज के डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं अगर आप नहीं, और जो ये जितने ही ज़्यादा व्हाट यू से डाइवर्स बैकग्राउंड जो हम लोग बात करते हैं कि स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जा रहा है, स्टूडेंट से कंटिन्यू नहीं करता है, तो आप सोच सकते हैं कि ये अभी जो लॉकडाउन का स्टेज है इसमें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो आप देखिएगा जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा या सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होगा, हम लोग फिर उस तरह के सिचुएशन में पहुंचेंगे, तो आपको दिखेगा कि स्कूल से बच्चे हज़ारों लाखों की संख्या में बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे। और ये क्वाइट व्हाट यू से श्योर है। खास करके जो बच्चों को ज़बरदस्ती, मतलब ज़बरदस्ती नहीं बोलेंगे, मोटिवेट करके उनको प्रोत्साहन दे के स्कूल में लाया गया था, जो रिमोट एरिया के बच्चे सब रहते थे, जिनके अंदर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा आप गाइडेंस काउंसलिंग करके उनको स्कूल में भेजने के लिए ये किए थे, ये इस समय के बाद उनको स्कूल में खोज पाना बहुत मुश्किल होगा। ये एक बहुत बड़ा आपको मिलेगा, और इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके आज भी उनको जोड़ा के रखा जा सके। क्योंकि हमारे कंट्री में एक चीज़ तो है कि मोबाइल जो है आज, मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि एकदम जो उनको सबसे गरीबी रेखा से बहुत नीचे रह रहे हैं उनके पास भी होगा, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम घरों में मोबाइल भी है, और आज जो इंटरनेट की सुविधा है वो भी मिला हुआ है। और हम नहीं बोलेंगे कि इंटरनेट के सुविधा के लिए पैकेज और नेट नहीं भरवाना पड़ता है, हो सकता है उनका अवेलेबल ना हो, लेकिन सरकार को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये इन पर्टिकुलर समुदाय के जो बच्चे सब हैं जिनको कि ज़्यादा चैलेंजिंग है कि वो किसी तरह से स्कूल पहुंचते थे और पढ़ाई करते थे, स्कूल से जुड़े हुए थे, उनको स्कूल से जोड़ा जा के रखा जा सके, उनको मोबाइल कनेक्शन दिया जाए, उनको इंटरनेट की पैकेज अवेलेबल कराया जाए, जिससे कि स्कूल से जुड़े रह सकें, अपनी पढ़ाई को जो उनके साथ जुड़े रह सकें। अदरवाइज़ इन दी फ्यूचर आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट है, और ये क्वाइट श्योर है, ये होना ही है। क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में तो उतनी बड़ी चैलेंज नहीं है, बच्चे जुड़े रह सकते हैं, वो अपने से भी जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना प्लानिंग भी कर रहे हैं कि हाँ इतने दिन में अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, नोट्स बना लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन स्कूल के बच्चों को जोड़ने के लिए ये टीचिंग एड्स, मल्टीमीडिया पैकेजेस, इंटरनेट के थ्रू आप पढ़ाई कराना, वॉइस ओवर के थ्रू पढ़ाई करना, जरूरी नहीं है कि हमेशा वीडियो दिखाया जाए, अगर जरूरत पड़े तो आप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाएं और उनको जोड़ें, रेडियो पे प्रसारण कराएं। अभी जैसे मैं सुन, हाँ बोलिए। प्रियंका जी का नहीं हुआ सर, क्या चीज़? प्रियंका कनेक्ट नहीं हो पाएंगी प्रियंका जी। अच्छा ठीक है, तो अब क्या किया जा सके, नहीं हो पा रही है, कुछ उसका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतने लोग कनेक्टेड हैं, वो नहीं कनेक्ट हो पा रही है तो कुछ प्रॉब्लम होगा। प्रयास कर रही हैं हम फिर उसको अभी मैं सबको काट दूं और फिर से जोड़ने का प्रयास करूं, हो सकता है ज़्यादातर लोग निकल जाएं, फिर वो लोग का कनेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए ये। हाँ बोलिए। सर, इसमें एक चीज का हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, लिखा हुआ था, एक आर्टिकल था कि लॉकडाउन के चलते स्त्री शिक्षा में काफी गिरावट आएगा। हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ, स्त्री जो भी वो सोशल बैरियर के साथ और जो
बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं, वो सब जो है जिनको किसी तरह से स्कूल लाया जा रहा था और जिनको किसी तरह से प्रोत्साहित करके स्कूल में रखा गया था, आज जब हम लोग इतने एडवांस क्लासेस में रहने के बाद जब हम लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लिए, इतना प्रोग्रेस करने के बाद, इतना पैसा होने के बाद, या अमेरिका का एग्जांपल लीजिए, रसिया का एग्जांपल लीजिए, वो लोग इतने सारे होने के बाद भी आज एक छोटा सा वायरस के कारण इतना बड़ा प्रॉब्लम में है। तो जो गांव के लोग हैं जो कि इस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनके सोच में कितना कमी आया हुआ, कितने ज़्यादा वो नीचे गए होंगे। वो सोचते होंगे कि स्कूल भेज के क्या फ़ायदा, उससे बढ़िया है कि घर में रहो, अपना चावल दाल बनाओ, खाओ पियो सो। तो ये आप सोच सकते हैं कि एक ड्रॉप आउट के रेट में बहुत बड़ा वृद्धि आने के चांसेस है। और इसलिए स्कूल्स टीचर्स का, खास करके गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स का ये ज़रूरी है कि वो इस काम को करें। और ये बात भी है कि उनके पास तो काम भी इतने ज़्यादा है कि वो लोग क्या कितना करेंगे। उनको तो सबको लगा दिया गया है, इसमें कोरोना का सर्विसेज में सबको लगा दिया गया है, सर्वेक्षण करने में सर। अरे सर्वेक्षण कर रहे हैं वो लोग, खाना बांट रहे हैं वो लोग, और बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो वो अब पढ़ाएंगे क्या? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है ये सब करने में, और सबको साथ में लेके चलने में, सबको जोड़े रखने में। अब पढ़ाया जाए चाहे नहीं जाए वो अलग बात है, लेकिन कुछ काउंसलिंग क्लासेस किए जाएं, कुछ उनको जोड़ के बताया जाए कि अपना अपना ख्याल कैसे रखना है, इस समय आपको हेल्दी हैबिट्स क्या क्या है, किस तरह से रहना है, क्या करना है, ये भी कम से कम किया जाए तो अच्छा है। और मैं तो ये बोलता हूँ, जैसे कि मैंने एक और चीज़ देखा कि टीचर्स तो ये मल्टीमीडिया के थ्रू स्कूल्स में पढ़ाई तो हो रहा है, और जनरली क्या करते हैं टीचर्स, कभी क्वेश्चन लिख के भेजते हैं, कभी उसके बाद फिर आंसर लिख के भेजते हैं, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेज रहा है, कोई वीडियो भेज रहा है। लेकिन मैं एक जो इमोटिव डोमेन को जो एड्रेस करना, जो कि टीचर जब सामने खड़ा होता है, खास करके स्कूल के बच्चों का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन के बच्चे अलग हैं, एंड्रागोजी वहाँ काम करता है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन हो गया जो या हाँ प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री स्टेज तक के भी बच्चे को आप ले सकते हैं, वहाँ ये सब भेजा जाए। और टीचर्स तो उनके पास जा नहीं सकते हैं, बच्चे भी उनके पास नहीं आ सकते हैं, लेकिन वैसे वीडियो जिसमें उनका वो भी दिखें, the teacher should be in the front and he or she should address the students, तो वो हमको ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। और वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को, मैंने भी कुछ टीचर्स को से बात किया और मैंने यही बोला कि आप लोग देखिए, आप लोग जो वीडियो भेज रहे हैं और ये जो टेक्स्ट भेज रहे हैं, ये तो वो लोग को घर में भी मिल जाएगा, बुक्स है अवेलेबल, और इंटरनेट से भी देख लें, कंप्यूटर से भी देख लें। लेकिन आप लोग जो कि स्टूडेंट जो होते हैं एलिमेंट्री स्टेज तक के, वो टीचर के साथ बहुत कनेक्ट होते हैं और वो उनसे बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। तो वो सामने आके वीडियो बनाएं और उस वीडियो में वो दिखें, वो एड्रेस करें, वो बच्चों को मोटिवेट करें, वो स्टूडेंट को बताएं कि आप ये पढ़िए, ये करिए, वो करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो मैं थोड़ा मिसिंग देखता हूँ। वो जितने भी स्कूल्स में मैं देख रहा हूँ, और वो ज़्यादातर इस तरह के ही वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं। वीडियो तो बहुत कम है, ये टेक्स्ट मटेरियल और पीपीटी ये सब जा रहा है, जिसमें कि टीचर कहीं नहीं है, वॉइस आ रहा है उसका, ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे, हम लोग बड़े हैं, हम लोग जान सकते हैं कि हाँ ठीक है, कौन से विक्रम सर बोल रहे हैं कि कौन बोल रहा है। लेकिन छोटे बच्चे तो अगर टीचर आके सामने आके बोले तो वो ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो होगा और वो ज़्यादा कारगर करेगा। तो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी जानना जरूरी है, और उसको लिए ज़रूरी है कि टीचर्स को भी आके इस वीडियो में दिखना चाहिए, बोलना चाहिए। तो वो और आजकल जो मल्टीमीडिया है उसमें बहुत सारे साधन है जिसके द्वारा ये सब किया जा सकता है ना। तो ये हमारा एक एड की तरह यूज कर सकता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर सब हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स जो हैं वो आप जान रहे हैं, जो हमारे ओवरहेड प्रोजेक्टर्स जो लगे हुए हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर्स है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स है, ये सब इसमें आते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशंस को प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। और हम लोग देखे होंगे पुराने समय का ओवरहेड प्रोजेक्टर्स
जो यूज होते थे, आजकल एलसीडी प्रोजेक्टर सब है, तो वो भी एक मल्टीमीडिया का डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। व्हाट्सएप आप लोग जान रहे हैं, इसके बारे में भी हमको ज़्यादा बात कहने की जरूरत नहीं है। ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण साधन के रूप में यूज किया जा रहा है। और WhatsApp allows free unlimited messaging, realizing the speed and instantaneous seamless transfer of messages between the sender and the user. The teachers and the facilitators are forming WhatsApp group as an alternate tool for teaching and learning. तो ये WhatsApp ग्रुप जो मैं स्कूल एजुकेशन का बात कर रहा था, वहाँ भी WhatsApp ग्रुप जो है सबसे पॉपुलर है। ज़्यादातर स्कूल्स जो है WhatsApp ग्रुप में ही के थ्रू ही इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने जो भी आपका फाइल्स हो, वीडियोस हो, उसको शेयर कर रहे हैं। WhatsApp ग्रुप एज एन अल्टरनेट टूल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। WhatsApp यूज ए टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स आर मोस्ट फेमिलियर विद। उनके जो जैसे वीडियो और एनिमेशन ये सारी चीज़ उसमें आते हैं, इसको यूज कर सकते हैं बच्चे से कनेक्टेड रहने के लिए। यूज द ग्रुप चैट्स फीचर्स टू क्रिएट लर्निंग एंड स्टडी ग्रुप्स, सेंड असाइनमेंट, सबमिशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्ट रिमाइंडर्स, ये भी इसमें भेजा जा सकता है। सबसे आसान और सबसे प्रचलित तरीका के रूप में है। और सब चीज़ तो मान लीजिए कि जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम है और दूसरे भी प्लेटफॉर्म सब हैं, एडमोडो और जो दूसरे डिवाइसेस सब हैं, तो वो मान लीजिए सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन WhatsApp का यूज़ करना, उसको कैसे यूज़ करके टीचिंग लर्निंग में उसको एक मीडिया के तरह एक यूज़ करना, एक सपोर्ट की तरह यूज़ करना, वो हम लोग बहुत जानते भी हैं और बहुत देखे हुए भी हैं। Answer questions and queries as when posed by the learners, share relevant video and audio links, videos and audios with students। तो ये मतलब जान रहे। रेडियो, तो रेडियो जो है बहुत पहले से है ना। जब टेलीविज़न नहीं था उसके पहले से भी रेडियो था। और रेडियो जो है वो आज भी जैसे 97% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन को ये करता है, पॉपुलेशन को कवर करता है और उनके पास रेडियो का एक्सेस है। और आजकल बात भी चल रहा था, मैं उसमें भूल गया बीच में, कि रेडियो के थ्रू और DTH जो है मतलब दूरदर्शन का जो फ्री चैनल सब है, उस पे क्लासेस चलाए जाने की बात चल रही है। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का, खास करके जब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो इंटरनेट पे चल रहा है, वेबसाइट पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, लेकिन ये अब फिर से ऐसे तो है, वो चैनल सब है आपका DD ज्ञान दर्शन और बहुत सारा उस तरह के चैनल्स हैं, लेकिन उसमें, और आप लोग जब कंप्यूटर लैब में बैठते थे तो मैं बीच बीच में लगाता भी था, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सब दिखता था, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। लाइव क्लासेस, जैसे उसमें रिकॉर्डेड वीडियो बहुत सारे चलते हैं, लाइव क्लासेस उसमें कराया जाए। और वो जो क्योंकि फ्री चैनल्स हैं, कोई भी अपने घर में उसको देख सकता है, और रेडियो भी, ये भी आप आराम से सुन सकते हैं। तो इसका भी अभी बात चल रहा है, कुछ दिन चल क्या रहा है, वो स्टार्ट भी हुआ है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी उस पर क्लासेस स्टार्ट किया है, तो वो भी एक पॉपुलर मीडिया की तरह यूज़ हो रहा है। द एजुकेशनल यूज ऑफ रेडियो इन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड फ्रेम फार्मर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरेक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन, रेडियो रूरल फोरम्स, ये इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है। ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, इस तरह के बहुत सारे प्रयास रहे हैं जो कि हमारा टीचिंग लर्निंग में सहायक हो सकता है, खास करके इस समय में, जिस समय ये प्रॉब्लम सब चल रहा है, इस समय भी हम देख सकते हैं। तो इसमें और कुछ रेडियो के प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं, इसके आगे भी और बहुत सारा है। जैसे इसमें 1990 का एक प्रोजेक्ट दिया है, रेडियो एजुकेशन फॉर एडल्ट लिटरेसी बाय NLM एंड ऑल इंडिया रेडियो। नेशनल लिटरेसी मिशन का ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इन रेडियो एजुकेशन एंड एडल्ट लिटरेसी, ज़्यादातर एडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम सब इस पर चलाया जाता है बहुत पहले से, नेशनल लिटरेसी मिशन द्वारा। ऑल इंडिया रेडियो जो है बेनिफिशियरी 7 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 4 लोग, ये 2016 का एक स्टडी है, जिसमें कि आपको देखा गया कि बहुत सारे स्टेट्स जिसमें लिटरेसी रेट कम है, खास करके बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे वुमेन्स एजुकेशन में इसका यूज़ किया गया। ज्ञानवाणी वाज लॉन्च इन मार्च 2000। ज्ञानवाणी जो है आजकल बहुत ज़्यादा अभी भी इसका यूज़ होता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम इसमें आते हैं, इसका यूनियन का, NIOS का, ये सारे के प्रोग्राम इस पर आपको सुनने को मिलेंगे। रेडियो स्टेशन
ऑपरेटिंग ऑन 105.6 FM फ्रीक्वेंसी। ये 105.6 फ्रीक्वेंसी पे आप इसको सुन सकते हैं। ज्ञान बयानी ऑपरेट्स इन सेवरल सिटीज ऑफ इंडिया। जामिया कम्युनिटी रेडियो रन बाय जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये 2005 में आपको इस तरह से बहुत सारे रेडियोस के बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है, और इसमें वो नेटवर्क वाली प्रॉब्लम और ये सब भी बहुत कम दिखता है, और इसको यूज़ किया जा सकता है आज के समय में। टेलीविज़न में ऑलरेडी बात किया कि एक ये इसमें देखिएगा इंडिया में कभी आया, 1959 में। हाँ ठीक है, हाँ 1959 में ये आपका टेलीविज़न आया, और टेलीविज़न जब सबसे पहले आया तो बहुत गिने चुने घरों में ये हुआ करता था, और जिसके घर में होता था उसको बहुत बड़ा घर वाले समझा जाता था। तो ये, और आजकल तो मान लीजिए छोटे मोटे घर झोपड़ी उपड़ी जिसका है, कुछ भी नहीं है, उसके घर में भी टेलीविज़न लगा हुआ है और आपका एक DTH का कनेक्शन मिल जाएगा आपको। तो ये आपको भी एक पॉपुलर वे ऑफ कनेक्शन है जिसपे हम चाहें तो एजुकेशन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आपके फ्री टू एयर चैनल सब जो हैं उसको प्रसार करने की बातें इसको चल रही है। इसमें देखिए प्रोग्राम सब है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, UGC स्कूल प्रोग्राम, NIOS एजुकेशनल TV, इग्नू कंट्री वाइड क्लासरूम, फ्री DTH, स्वयं चैनल्स, तो ये बहुत सारे। और जो आप हमारे कंप्यूटर लैब में भी, हमारे कॉलेज में भी जो लगा हुआ है, ये फ्री DTH चैनल ही है। इसमें बहुत सारा एजुकेशनल चैनल आपको मिलेगा, और उसके साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट न्यूज ये चैनल भी दिखता है, लेकिन एजुकेशनल सारे चैनल आपको मिल सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि टीचिंग एड्स आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट इन एनी क्लासरूम। ठीक है, द मेनी बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग एड इंक्लूड helping learners improve reading comprehension skills, illustrating or reinforcing a skill or concept, differentiating instruction and relieving anxiety or boredom by presenting information in a new and exciting way। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है टीचिंग एड यूज करने से क्या क्या होता है। करिकुलम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन अगर आप चाहते हैं कि सक्सेसफुली हो, सही ढंग से हो, उसके ऑब्जेक्टिव जो भी हैं उसको आप अचीव करें, तो यू हैव टू इंक्लूड डिफरेंट टीचिंग एड, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड मीडिया इन योर करिकुलम। वो आपको यूज करना पड़ेगा। टीचिंग एड्स आल्सो एंगेज स्टूडेंट्स अदर सेंसेस सिंस देयर आर नो लिमिट्स इन व्हाट एड्स कैन बी यूटिलाइज्ड व्हेन सप्लीमेंटिंग ए लेसन। तो ये टीचिंग एड का कोई ऐसा तय पैमाना नहीं है। मैंने बोला है कि एक ही चैप्टर को, मैं पिछले क्लास में बता रहा था कि एक ही पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप 10 बार अगर क्लास लेते हैं तो 10 तरह के डिफरेंट टीचिंग एड्स हो सकते हैं, है ना। ये टीचर के अपने इनोवेशन पे डिपेंड करता है, टीचर के अपने ओपन माइंडेड थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टीचिंग एड्स में कैसे विविधता लाता है, कैसे अलग अलग चीज़। ये नहीं कि एक बार टीचिंग एड बन गया तो वो हर बार वो टॉपिक पढ़ा रहा है तो वही टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमेशा उसमें सुधार करते रहे, नया नया चीज़ों से उस बच्चों को सिखाने की कोशिश करे। टीचिंग एड्स आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट इन एनी क्लासरूम एंड करिकुलम ट्रांजैक्शन। मैं ऑलरेडी बताया कि करिकुलम के ट्रांजैक्शन में उसका इंटीग्रल पार्ट है, उसके बिना आप किसी करिकुलम की सफलता को नहीं तय कर सकते हैं। The many benefits of teaching aid include helping learners improve reading comprehension skills, illustrating or enforcing a skill or concept, differentiating instruction and relieving, ये वही वाला पॉइंट सब है। टीचिंग एड्स आल्सो एंगेज स्टूडेंट्स अदर्स, सब वही 2 बार हो गया ये स्लाइड। तो आपका जो मैं ऑलरेडी बताया, किसी भी करिकुलम के ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए यू नीड टू हैव teaching aids included in that particular curriculum या particular content, और ये हमेशा उसमें कोशिश करना चाहिए कि उसमें विविधता लाएं और अलग अलग तरह से टीचिंग एड बनाएं। तो ये एक आपका पर्टिकुलर बुलेट था जिसको कि हम लोग डील कर रहे थे आपके करिकुलम CC7 के टॉपिक के साथ।
और इसमें हमने देखा कि कैसे टीचिंग एड्स को इफेक्टिव वे में यूज़ किया जा सकता है। तो अभी हमको लगता है कि टाइम तो अभी है ना, 10 मिनट टाइम हमको दिख रहा है। तो हम नया टॉपिक सोचे कि स्टार्ट कर दें, लेकिन ये ऑलरेडी इस तरह का टॉपिक है जिसमें कि हम कुछ सजेशन सब ले सकते हैं, कुछ इनोवेटिव टीचिंग एड का सजेशंस, और वो आप लोग की तरफ से आना चाहिए। एक टॉपिक हमको बताइएगा अभी 10 मिनट के अंदर, एंड यू सजेस्ट मी वन इफेक्टिव टीचिंग एड, एक इफेक्टिव टीचिंग एड, ठीक है। तो एंड आप अपने एक्सपीरियंस के साथ भी बोल सकते हैं कि हमने अपने टीचिंग में कभी यूज़ किया होगा या यूज़ करने का सोच रहे हैं, तो वो आप बता सकते हैं। एंड अगर आप लोग जैसे कि बीएड आप लोग सब लोगों ने किया हुआ है, तो अपने बीएड के समय में कुछ तो मॉडल लेसन आपने बनाया होगा, तो उस मॉडल लेसन में आपने क्या टीचिंग एड यूज़ किया था, और या आपने नहीं अगर भी किया है तो आप क्या सोचते हैं कि इसके लिए टीचिंग एड अच्छा होगा। हम उस तरह के सुझावों के लिए अभी क्लास ओपन कर रहे हैं। आप लोग में से ज़्यादातर लोग हम चाहेंगे कि अपना सुझाव रखें, अदरवाइज आई विल स्टार्ट कॉलिंग दी नेम्स, नेम से नाम के थ्रू हम बताने लगेंगे। इससे अच्छा है कि आप लोग अपने से बताइए, क्योंकि फिर आप लोग बैठ के डिफ्रेंसिएशन करिएगा कि मेरा नाम लिया गया, उनका नाम लिया गया। इससे अच्छा है कि आप अपने से बताना स्टार्ट करिए। सर हाँ बोलिए। सर, जब हम बीएड में हम लोग को पीओटी गया था, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, तो क्लास 9 में एक टॉपिक है। पहले ना सुनिए, पहले अपना नाम बता दीजिएगा, उसके बाद में तुमको खोज के निकालना पड़ेगा कौन बोल रहा है। सर, हम प्रिया बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ, तो उस पे एक टॉपिक थी क्रिकेट की कहानियां। तो उस कहानी को पढ़ाने के लिए कहानी तो बता दिया, लेकिन उसके लिए हम लोग को समझना था कि क्रिकेट क्या है, क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल था, तो मेनली काफी लड़कियां क्रिकेट के बारे में नहीं जानती थी। तो मैंने लंच आवर में उनको बोला कि आज हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो 11-11 का समूह बना दिया, और उसके बाद हम लोगों ने लंच पीरियड में ही ना ही कोई क्लास एंटर किया, और फिर वो उन लोग का फीडबैक किया है मैम कि आज तक हम लोग क्रिकेट को सिर्फ जानते थे, लेकिन आज उसको खेल के हम लोग उसके इतिहास में और अच्छे से गए, और उन लोग का फीडबैक काफी अच्छा था। तो यही मैं बोलने का बात कह रहा था कि आपको कभी कभी लगता होगा ये ज़्यादातर टीचर झिझक महसूस करते हैं कि ये क्या करेंगे हम, इसको करके क्या फ़ायदा होगा, लेकिन वो छोटा सा प्रयास आपका, आप उतने सारे स्टूडेंट्स के लिए आप एक रोल मॉडल हो जाएंगे। आप वो फिर आपको समझेंगे, आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं उससे वो लोग जोड़ सकेंगे, और उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल उन लोगों को रियलाइजेशन हुआ होगा कि हाँ एक्चुअल क्रिकेट क्या है और किस तरह से खेला जाता है। आप कितना भी थ्योरेटिकल समझा देते हैं उनको नहीं समझ में आता। एक घर में जब क्रिकेट खेल होता है, खास करके जो टीम इंडिया टीम या ऑस्ट्रेलिया टीम, जेंट्स सबको देखिएगा खूब ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मैं आम घरों की बात कर रहा हूँ, डोंट आप इस तरह के घर की बात आप लोग को सबको मालूम होगा, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, लेकिन मैक्सिमम घरों में अगर आप जाएंगे जो इंडिया एक्चुअल इंडिया है, वहाँ देखिएगा कि लेडीज को तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसलिए इनको वो मौका देना और उनको ये रियलाइज कराना एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा कोई और बताइए अनुभव। सर एक बार हम स्पोर्ट्स कराना चाह रहे थे, हम अपने प्रैक्टिस कर रहे थे सर, उसमें हम बता रहे थे कि स्पोर्ट्स में भाग लेने से क्या क्या फ़ायदा होता है। उसको जब हम ग्राउंड में लेके आए तो सब फायदा को मतलब काउंट करवा रहे थे कि इसमें लीडिंग कैपेसिटी आ रहा है, कोऑपरेटिव आ रहा है, ग्रुप का कॉन्फिडेंस आ रहा है, भाईचारा आ रहा है, जैसे कि दूसरे को सपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, अपने टीम को जीतने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और उससे क्या क्या हमारे रियल लाइफ में सब चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे उस समय। उन लोगों को बोला कि हम लोग उससे खेलते थे, आज खेल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में और प्रेजेंट लाइफ में और फ्यूचर लाइफ में, उसको महसूस किया, बच्चा से फीडबैक आया था इस तरह का। हाँ, तो ये देखिए टीचर का ये काम होता है ना कि वो खेल भी करा रहा है अगर बच्चों के साथ, उसमें भी लर्निंग को ढूंढ के निकाले, उसमें भी कुछ सिखाने का प्रयास करें। नहीं तो वो लोग खेलने के लिए टीचर का जरूरत नहीं, वो लोग हर शाम खेलते हैं, तरह तरह का चीज़ खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अगर लर्निंग ढूंढना है तो टीचर करके दिखा सकता है।
और उससे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कोई बताइए। सर हम निकिता बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए। सर एक बार शिक्षण के दौरान हमको पढ़ाना था पौधा, और उसमें बीज के अंकुरण के विषय में हमको बताना था। तो हमने बच्चों से कहा कि आप अपने अपने घर से विभिन्न प्रकार के पौधों का बीज लेकर आएंगे। फिर कक्षा में उस प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित की गई जिसमें 3 कटोरे यानी एक में पानी सहित, जो पानी बीज से ढका हुआ था, और मतलब पानी अधिक था, बीज एक था उसमें, एक जिसमें पानी था ही नहीं, और एक में कॉटन के साथ पानी को इंक्लूड करके, मतलब ये ऑब्जर्वेशन कराया गया 1-2 दिन के बाद में। तो पता चला कि बच्चे में जो है स्वयं करके सीखने की क्षमता, फिर वो डिफ्रेंशिएट करने लगे कि वो तीनों कटोरे में क्या अंतर है, एक में बीज का अंकुरण हुआ क्यों हुआ। फिर वो अपना निरीक्षण भी किए, फिर वो बताए पूरे प्रक्रिया को। तो उस प्रकार से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो एक मूर्त से अमूर्त की ओर गया, और वो बिल्कुल कॉन्क्रीट ज्ञान उनको प्राप्त हुआ सर। हाँ ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और इसको कराने से बच्चे का देखिए, जो आप पौधा के बारे में पढ़ा रहे हैं, अंकुरण को पढ़ा रहे हैं, जर्मिनेशन पढ़ा रहे हैं, थ्योरेटिकली आप उनको कितना भी समझाइए, उनको उतना इंटरेस्टिंग और उतना समझ नहीं आएगा। लेकिन आपने जो एक्टिविटी कराया है, उस एक्टिविटी से वो उस पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ सकेंगे, और इसमें एक तरह से एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी आता है कि उनको पता चलेगा कि पौधे के लिए हम क्या क्या करना जरूरी है। तो ये मतलब देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये एक्टिविटी कराने के बाद जो हैप्पीनेस या जो सेटिस्फैक्शन टीचर को जो आता है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, जिसने कराया है उसको पता चलेगा उसको क्या सेटिस्फैक्शन लगता है। सर उसके बाद हमने देखा सर कि बच्चों में जो है सर भाषा का जो है वो विकास हुआ, क्योंकि वो अपने भाषा के साथ उसको वो व्याख्या कर पाए। साथ ही साथ वो उसमें सृजनात्मक क्षमता का भी विकास हुआ, क्योंकि उसी क्रिया के अंतर्गत हमने ये भी कहा कि एक साइज के बीजों को एक तरफ कीजिए और बड़े साइज के बीजों को अलग कीजिए। तो वो मतलब इस तरीके से भी वो करके सीखे थे सर। नहीं, बहुत अच्छा है। और दूसरा देखिए, और जिनके अंदर ये सब चीज रहेगा ना, वो बराबर सोचते रहेगा कि जैसे आपने ये सारे चीज बताया कि ऐसे ऐसे मैंने किया। अब जब यही क्लास आप दूसरी बार लेने जाएंगे स्टूडेंट्स के साथ, तो अगले बार आप, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, तो वो अगले बार आप उसको दूसरे तरह से करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा उसमें और जोड़ने का प्रयास करेंगे। और यही मैं बोलता हूँ कि एक ही टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप हर बार अलग अलग तरह से प्रयास करते हैं, ये नहीं कि गिना हुआ प्रयास है उसी को हमेशा करना है। तो ये, और कोई बताइए। सर हम पुष्पिता बोल रहे, रीता बोल रही सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, जब मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाती थी, तो उस समय में हिंदी की किताब में एक कहानी थी, मदद। तो उसके अंत में गृह कार्य था कि घर से सब कोई माने घर रोटी बना करके लाएंगे। तो मैंने सब लड़कियों को कहा, क्लास 3 की लड़कियां थी, शहरी क्षेत्र की लड़कियां तो उतने घर काम में उतनी मदद नहीं करती हैं। तो मैंने कहा था गृह कार्य में सब कोई अपने से रोटी बना करके लाएंगे, चाहे रोटी अधपकी हो या जली हुई हो या मोटी हो या पतली हो, इससे मतलब नहीं, लेकिन सब कोई रोटी बना करके लाएगा, यह आप लोगों के लिए गृह कार्य है। और जब मैंने उनको बनाने के लिए कहा और वो लेकर के आए, तो मुझे अच्छा लगा कि क्लास में 60 लड़कियां थी और 60 लड़कियां 120 रोटी बना करके लाई थी, 2-2 रोटी। तो उन रोटियों को लेकर के वहां बगल में ही स्लम एरिया है, तो वहां जाकर के जो गरीब थे उनको हम लोगों ने दे दिया। और रोटी को देखने से लग रहा था, मानिए बच्चे लोगों को, क्योंकि उसमें आकार एकदम नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था, किसी किसी की रोटी बहुत मोटी थी, किसी की जली हुई थी, लेकिन उसमें से अच्छी अच्छी रोटी चुन करके, तो उनको मैं इसके द्वारा मैं उनको मैंने सिखाया था कि कैसा मदद करना है और कैसे स्वयं काम करना है। किस क्लास के बच्चे थे वो? क्लास 3 की लड़कियां थी, सेंट जोसेफ स्कूल बांकीपुर। नहीं ठीक है, आपका एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो आप सोच सकते हैं कि ये एक तरह से अपने नहीं सिर्फ उनको काम करने के लिए कि हाँ अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरा आपने ये भी सिखाया कि सोशल वर्क कैसे करना है।
तीसरी बात ये है कि मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैंने पूछा क्लास किस क्लास का है, तो मैं ये सोचा कि थोड़ा सा जो उनका एक्सीडेंटल कुछ जलने उलने की बात हो सकती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो लोग जरूर अपने गाइडेंस, अपने माँ पिताजी के गाइडेंस में ही वो बनाए होंगे। और ये क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस को सोचने के बाद मैं फिर ये सोचा कि आजकल मेरी बेटी तो अभी तो 2 क्लास में है, तो वो भी आजकल जब वो शाम को आजकल 1-2 दिन से आदत पकड़ी है कि एक रोटी अपने से वो बेलती है बैठ के, और वो जाके उसको पकाती है माँ के साथ। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, 3 क्लास के बच्चे हैं तो कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन और इसमें आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और कोई बताइए। देखिए आप लोग के पास हाँ, आप लोग के पास आप लोग जो एग्जाम्पल सब दे रहे हैं बहुत ही अच्छा है, और आप लोग सोचते होंगे कि मैं पूछ रहा हूँ एज ए टीचर, और कोई ऐसा होगा कि उनके पास एग्जाम्पल होगा और सोच रहे होंगे क्या बोलेंगे, रहने देते। लेकिन आप अगर एक बार बोलते हैं तो 40 लोगों के लिए मैसेज जाता है, ठीक है, और वो 40 लोग फिर दूसरे कितने लोगों को बता सकते हैं, या अपने समय जब करेंगे तो एक टीचर को फिर वो फीडबैक दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इस तरह से करो। तो यू टेक योर टाइम एंड गिव द एग्जांपल्स। अब बोलिए, कौन बोल रहा था? हाँ हेलो सर, नेहा बोल रहे हैं। हम सर जब स्कूल में पढ़ाते थे क्लास 3 में सन कैरेंस में, तो वहाँ पे अल्फा मैथ्स चलता है। तो हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब पढ़ाते थे 1s 10s 100 का, तो हम लोग आइसक्रीम स्टिक्स का यूज करते थे, ताकि ग्रुप में हम लोग उसको 10-10 का बांटते थे, ताकि बच्चों को 10 सिखाते थे तो 10 10s 100 होके वैसे हम लोग सिखाते थे कि कैसे ग्रुप में बांटना है। प्लस हम लोग काउंटर्स भी यूज करते थे, और एक हम लोग चार्ट पेपर में बच्चा लोग को 1s 10s 100 का और ग्रुप बनाने का 1000 तक का बनाने का सिखाते थे, और उसके हिसाब से उन लोग को सॉल्व करने बोलते थे। हम लोग मैग्नेट को यूज करके बोर्ड में लगाते थे क्योंकि ग्रीन बोर्ड था, तो उस हिसाब से हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन बच्चों को सिखाते थे। गणित माला भी हम लोग यूज करते थे, सारे बच्चों के पास गणित माला था, उससे हम लोग सिखाते थे कि मतलब 10 का एक टेंस में आता है और 10 टेंस में होता है तो वो 100 में काउंट होता है। तो वैसे हम लोग मैथ्स पढ़ाते थे बच्चों को। हाँ देखिए, आपने एकदम बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया कि टीचिंग एड जितना भी हम लोग थ्योरेटिकल पढ़े, इतना वो सारे चीज़ों को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आपने मैग्नेटिक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, मैग्नेट और वो सारे जो काउंटर्स जो थे, वो सारे चीज़ों को यूज़ करके उससे सिखाने की बात है, वो सब ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और उससे बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं। और कोई बताएगा? सर वैसे कोई एक्टिविटी नहीं कराया था सर, बट मुझे 8th स्टैंडर्ड में मैन मेड डिजास्टर्स पढ़ाना था सर। लेकिन जब मैंने पहले क्लास में जब मैंने पूछा कि मैन मेड डिजास्टर्स क्या होते हैं या किसी एग्जाम्पल को देने के लिए, तो बच्चे नहीं दे पा रहे थे। नेचुरल डिजास्टर्स जानते थे बट मैन मेड डिजास्टर्स वो जानते नहीं थे। तो यही इंडस्ट्रियल डिजास्टर से लेके मैंने कनेक्ट करके जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था उसका वीडियो दिखाया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और वो ट्रेजेडी बना कैसे। तब उससे जोड़ के मैंने वो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स और मैन मेड डिजास्टर्स को समझाया था बच्चों को। वेरी गुड। और वो एकदम सही एग्जांपल है कि आपका मैन मेड डिजास्टर किस तरह से हो सकता है। तो ये वीडियो के द्वारा वो बहुत जल्दी रिलेट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। आप कितना भी समझाते हैं थ्योरेटिकली, वर्बली, वो लोग नहीं समझ पाते हैं, और ये अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, और किसी का हाँ बोलिए मोनी। हाँ बोलिए मोनी। हाँ, मैं जब क्लास ले रही थी तो मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा रही थी, मतलब कौन कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे लिए आवश्यक है। तो मैंने बच्चों को बोला कि कल आप लंच में जो जो आप घर में खाते हो उसे ले करके आना, और तब हम लोग जब देखेंगे कि आप क्या खाते हो, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, फिर हम क्लास में आपको बताएंगे। तो सब अपने अपने घर से लाए। कुछ लोग, एक लड़की सिर्फ अपने घर से वो चूरा फ्राई लेकर आई थी, तो मैंने उसे बताया कि ये क्या है, अब क्या खा रहे हो, इसके साथ आपने कोई वेजिटेबल्स पल्सेज नहीं लिए हैं। तो मम्मी ने यही दिया है। तो फिर मैंने उसे नेक्स्ट क्लास में सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, और बताया कि ये सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, यानी इससे क्या ग्रोथ होगा आपका, आपको पता है ना। फिर बच्चे बोले कि यस मैम, हम लोग ना अब बैलेंस डाइट खाएंगे। फिर वो लोग बैलेंस डाइट के बारे में अच्छे से समझ पाए। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है बैलेंस डाइट पढ़ाने का, और इसी तरह से ही पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि हम लिस्ट बना दिए ये होना चाहिए,
लेट देम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस वो जो खाना खा रहे हैं उसमें कितना बैलेंस वो है और कितने सारे चीज न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं। ठीक है सर। हाँ बोलिए सर, अभिलाषा बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सर, बोलना था कि अगर हम लोग क्लास 6 में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें अगर बच्चों को पता नहीं रहता है कि डिस्टिलेशन सेडिमेंटेशन किसको कहते हैं, तो अगर सैंड लेके और बीकर में वाटर डाल के अगर बच्चों को दिखाया जाए तो वो लोग बहुत ज्यादा उसको ग्रैस्प भी करते हैं और इंजॉय भी करते हैं। और अगर वाटर हार्वेस्टिंग भी पढ़ाया जा रहा है तो उसमें भी हम लोग मॉडल यूज कर सकते हैं। या फिर अगर क्लास 8 में जैसे कि केमिस्ट्री में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों को नहीं पता होता है और वो इम्पोर्टेंट होता है, तो उसमें भी हम लोग उसमें एक एक्सपेरिमेंट दिखा सकते हैं कि जब हम लोग किसी ग्लास में पानी ब्रिम तक भर देंगे और उसके ऊपर कार्ड लगा देंगे, कोई भी चीज का कार्ड जो थोड़ा थिक हो, और उस ग्लास को अगर हम लोग इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, लेकिन वो ग्लास पूरा ब्रिम तक भरा रहना चाहिए, तो वो कार्ड नीचे नहीं आता है, तो उससे बच्चा लोग समझता है क्यों नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बैलेंस कर लिया है अंदर के प्रेशर को। तो ये भी हम लोग बता सकते हैं बच्चों को। या फिर अगर बैलेंसिंग पढ़ा रहे हैं क्लास 7th में या फिर क्लास 9th में, क्लास 7th में ही होता है, तो उसमें भी ये रिएक्शन दिखा सकते हैं कि अगर हम लोग विनेगर ले लें किसी ग्लास में और उसमें चौक डाल दे, जो कि क्लास में होता ही है, तो बच्चों को पता होता है कि केमिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं, वो लोग पढ़े रहता है, वैलेंसी पढ़े रहता है, उसके बाद ही वो लोग बैलेंसिंग पढ़ते हैं। तो उसमें भी वो लोग रिएक्शन लिख सकता है बोर्ड पे कि अच्छा विनेगर था फिर चौक था, तो कैल्शियम कार्बोनेट और विनेगर का इक्वेशन लिख दें और इधर क्या फॉर्म हुआ, तो वो लोग देखता है कि अच्छा विनेगर में चौक डाले तो CO2 इवॉल्व हो रहा है, तो वो लोग प्रोडक्ट में CO2 लिख देता है। फिर वो लोग इस तरह से टीचर इंट्रोड्यूस कर सकती है कि अच्छा इधर रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में कितना एटम है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, तो फिर बैलेंस कैसे करेंगे, इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है अभिलाषा, तुमने बहुत सारा एग्जांपल दिया, लेकिन तुम एक टीचर तुमने एग्जांपल दिया, तुमको मैंने बोला कि तुमने क्या किया है वो एक्सपीरियंस शेयर करो। हमेशा मेरा क्वेश्चन सर हम ये सारा चीज किए हैं और भी किए हैं, लेकिन आप उतना नहीं बता सकते। अब तुमने बहुत सारा किया होगा, सबने बहुत सारा किया, एक उन्होंने बताया, तुम 2-3 बताई, लेकिन तुम 2-3 जिस तरह से बताई लग रहा है कि सबके लिए तुम टीचिंग दे रही हो, ऐसे किया जा सकता है वैसे किया जा सकता है। नहीं ये तो हम किए हैं सर। हाँ ये मैंने किया, पिछले क्लास में भी मैंने आपको यही समझाया था। अच्छा दूसरी बात देखिए, साइंस में तो इतने सारे प्रैक्टिकल्स भरे हुए हैं कि अगर टीचर चाहे तो सिंपल बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकता है। हमारा मैं टीचिंग मेथड, हाँ 1 मिनट इसको हमको खत्म कर। ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कहीं से देख के नहीं है। हाँ मैं समझ गया, अभी आपने क्लियर कर दिया। तो मैं जैसे बताया कि सुन लो मेरा बात, कौन बोल रहा है अभी? सर विकास बोल रहे हैं। हाँ बोलिएगा, आपको भी बोलने देंगे। तो ये आप ही जैसे मैंने बताया, साइंस में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो सकता है और छोटे मतलब एक्सपेरिमेंट है, टीचर कभी सोचता नहीं है कि ये सब भी किया जा सकता है। और जो टीचर इसमें इंटरेस्ट रखता है वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में, मैथ्स में, फिजिक्स में और बायोलॉजी में किया जा सकता है, जिसको कि बच्चे आसानी से घर में भी कर सकते हैं। हमने हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थी, मैं उस समय केमिस्ट्री मेथड में देता था, ज्योति करके स्टूडेंट थी, वो छोटा बहुत सारा एग्जाम्पल्स करती थी और वो लगता था कि वर्किंग एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके भी उसने दिखाया था। मैंने उसको कभी सुझाव भी नहीं दिया कि ये इस तरह का चीज़ किया जा सकता है, लेकिन उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो कि ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं कि इंडस्ट्री में किया जा सकता है, बट सिंपल वे में वो कॉइन के ऊपर जो आप देखें निकल का और ये इसका कौन सा होता है उसके ऊपर उसने कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके क्लास के अंदर ही दिखाया। तो ये सब साइंस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और ये टीचर को चाहिए कि अगर एक टीचर, मैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए तो मैं बोल रहा हूँ सारे सब्जेक्ट में हो सकता है, और एक टीचर साइंस का टीचर बोलता है कि हम साइंस का टीचर हैं और क्लास में जाके खड़ा हो जाता है, लेक्चर देके आ जाता है, तो ही डज नॉट डिजर्व टू बी ए साइंस टीचर। वो साइंस टीचर वो नहीं होना चाहिए। हाँ आप बताइए विकास। हेलो, हाँ बोलो। यस सर, साइंस में केमिस्ट्री में जैसे हम लोग भी ये स्कूल में गए थे पढ़ाने, तो मतलब जैसे मैटर हम लोग पढ़ा रहे थे, तो हम लोग को फिर स्टूडेंट को लैब में ले गए और फिर वहाँ पे जैसे मान लीजिए सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है,
तो उसको हम लोग को एक मतलब वाटर के रूप में दिया गया, बताया गया कि बच्चे को आप बताइए कि कैसे वाइब्रेट होगा, तो कितना क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजिंग आएगा। तो इससे मतलब देखे कि बच्चे में मतलब बहुत इंटरेस्ट थे वो सीखने में, और ज्यादा वो सीख पा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग ये मैथ्स का भी क्लास जैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए ज्योमेट्री में हम लोग ये पढ़ाते हैं, तो कुछ करके उसमें बताते हैं कि देखो इतना ये एंगल है, ऐसे है वैसे है, तो इसमें भी ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और अच्छे से सीखते हैं। तो ये सब है सर। सुनो विकास, मैं मैथ्स वाला तो मैं तुम्हारा सुना, क्योंकि मैं मीटिंग से निकल गया था, पता नहीं कुछ टेक्निकल एरर होगा, लेकिन और क्या आपने बताया? ये सर जैसे हम लोग जैसे एक मैटर चैप्टर पढ़ा रहे थे, ठीक है। हाँ जी, तो उसमें हम लोग को जैसे बताया गया कि इसमें बताना है कि सॉलिड लिक्विड जो गैस है, और जैसे लिक्विड को हम से जैसे हीट करते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग आता है, क्या कैसे होता है, मतलब ये बच्चे को बताना है। तो उसमें बताने से बच्चे इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं और सीखते भी ज्यादा है। जैसे डिफिनीशन तो लिखवाया ही जाता है, बट लैब में उसको प्रैक्टिकल कराने से वो ज्यादा सीख भी पाते थे और इंटरेस्ट भी होते थे। ये तरह से। वही मैं बोल रहा था। और कोई बताएगा ना, मैं क्लास कंप्लीट करूंगा मैं। सर एक चीज पूछना था। हाँ बोलो। कि जो टीएलएम्स का यूज जो हम हायर सेकेंडरी प्राइमरी एलिमेंट्री पे जो इतना अटेंशन देते हैं, ये हायर एजुकेशन में जैसे हमारी क्लास में जैसे कोलाबोरेशन एंड कोऑपरेटिव पढ़ाना है, तो हम क्यों थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, एक्टिविटी करा के क्यों नहीं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं लेके क्लास खत्म करूंगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास भी है। पहली बात देखिए, पहला तो हम लोग अगर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि क्यों नहीं करते हैं, तो हम लोग यहाँ यही एग्जांपल लेंगे कि वो लोग छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूरी है, और एडवांस एंड्रागोजी इज डिफरेंट फ्रॉम पेडागोजी। ये जस्टिफाई करने का तरीका है कि हमने जस्टिफाई कर दिया कि हम नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये लोग बच्चे समझ सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े बच्चे। लेकिन इसको जो अगर आइडियल वे में लिया जाए तो इसको करना चाहिए। और मैं सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि इसको करते भी हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा, जैसे आपने बताया कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, 5E मॉडल, या आपका डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। हमने ये देखा है, हमने तो इस तरह से नहीं किया है। जब भी मैं बच्चों को डील करता हूँ और कोई चीज़ बताता हूँ, तो खास करके स्किल सब हमारा यही प्रैक्टिस रहा है। मैं रीजनल में भी था तो वहाँ भी यही प्रैक्टिस रखा था, यहाँ पे भी कॉलेज में भी मैं जब मेथड क्लास कभी कभी लेता हूँ, तो अगर मैं स्किल बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है ये स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन है, तो हम बच्चे को सिर्फ समझाएंगे नहीं कि ये स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में फ्लुएंसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, क्लोजिंग पॉइंट होनी चाहिए, इनिशिएशन होना चाहिए। ये आप कितना भी उसको बताइएगा, ये मीनिंगलेस है अनटिल अनलेस यू टेक ए टॉपिक ऑफ सेकेंडरी स्कूल का एक टॉपिक लेके आप एक्सप्लेनेशन करिए, या स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है, आप एक टॉपिक लीजिए सेकेंडरी स्कूल का और इसमें स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग दिखाइए, और जो भी दूसरे स्किल सब है। उसी तरह से आपका जो 5E मॉडल है, 5E मॉडल आप एक क्लास लेके दिखाइए, या आपका जो कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव है आप करके दिखाइए। आप करके उसको किस तरह से फंक्शन करते हैं आप क्लासरूम में उसको बताइए, ग्रुप बनाइए, उसमें टास्क दीजिए, उसके बाद उसको फैसिलिटेट करिए, मॉनिटर कीजिए और इवैल्यूएट कीजिए। तो ये होना चाहिए। और कुछ टीचर जो इस तरह की थिंकिंग में बिलीव करते हैं वो करते हैं, हम नहीं बोलेंगे कि नहीं करते हैं, लेकिन फिर वही बात भी है कि थोड़ा सा तो टीचर लोग इस चीज़ का एडवांटेज ले लेते हैं कि चलिए ये लोग बड़े लर्नर हैं, वो लोग तो अपने से सीख जाएंगे, कर लेंगे। लेकिन मैं जो बात बोल रहा था, जो कुछ देर पहले मैं बता रहा था, कि वो टीचर ही फील कर सकता है कि जब वो एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखाता है क्लास में, वो टीचर ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसको फील होगा, और वो दूसरे को वो चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे मैं फॉर एग्जांपल स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग को जब मैं करके दिखा देता हूँ बच्चों के सामने, ये स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग होता है, और बच्चे बैठ के देख रहे हैं, और उसके बाद हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि आओ तुम एक क्लास लो और स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग दिखाओ, तब हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बच्चे भी करके दिखाएं। अगर आप थ्योरेटिकल उसको बता दिए हैं और उससे प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप चीट कर रहे हैं। जरूरी है कि आप भी करके दिखा दीजिए पहले, और उसके बाद एक्सपेक्ट कीजिए, तभी आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और ये होना चाहिए, ये नहीं कि आप थ्योरेटिकल बताइए और उनसे प्रैक्टिकल आप एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज मीनिंगलेस। ठीक है।